बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो भाई साहब, और नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन घंटी तो दबा दो। देखो, आप घंटी अगर दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात को समझो, दबा दो। तेलुगु फिल्मों का हीरो विजय एनाकोंडा और रश्मिका मूंछों वाली लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फाइनली इन दोनों ने सगाई कर ली है। ऑफिशियली दुनिया को बता दिया है कि भाई ये दोनों शादी करने वाले हैं। दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ खुश रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी जानते हैं कि महेश भट्ट कितना नंगा आदमी है। ये वो आदमी है जिसने ऑफिशियली मीडिया के सामने दुनिया को बताया था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हॉट है। यहां तक कि इस नंगे आदमी ने मीडिया के सामने ही किस कर लिया था पूजा के लिप्स पर। और आपके सामने है कि पूजा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पति से तलाक हो गया है, बेचारी अकेली रहती है, फिल्मों में काम नहीं मिलता, तो अब पूजा करे तो क्या करे। और बॉलीवुड में ऐसा चलन है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो यूट्यूब चैनल खोलता है या पॉडकास्ट करता है। तो पूजा ने भी पॉडकास्ट शुरू कर दिया है और सबसे पहला मेहमान था महेश भट्ट, यानी कि उसका फादर, नंगा आदमी। महेश भट्ट ने बताया कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, तो एक तांत्रिक ने मुझे बताया था कि जो तुम्हारा फाइनेंसर है उसको इंसान का मांस खिला दो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो तुम्हारी फिल्म में पैसा लगा देगा। और यही वजह है कि महेश भट्ट ने कई लोगों को इंसान का मांस खिलाया था इस उम्मीद में कि वो इसकी फिल्म में पैसा लगा देंगे। इंसान का मांस, आप अंदाज़ा लगाइए ये आदमी कहाँ से किसी इंसान का मांस लाया होगा। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आदमी कितना डेस्परेट था अपनी लाइफ में। ये आदमी डायरेक्टर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि इंसान का मांस भी किसी को इसने खिला दिया था। इस आदमी की इन हरकतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक आदमी है, इसकी सोच किस तरह की है। इस साल का बिग बॉस चालू है और उसमें एक लड़की है तान्या मित्तल, जो मॉडर्न राखी सावंत है। इस लड़की से बड़ी झूठी लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई नहीं देखी भाई साहब। जब ये घर से बाहर आएगी इसको पता चलेगा कि इसने अपना तमाशा किस तरह से बना लिया है। इसके सामने आज की तारीख में राखी सावंत भी कहीं नहीं ठहरती। तो मैं अगर यहाँ तान्या के बारे में कुछ कहना चाहूँगा तो कितना ही कह पाऊँगा। यही वजह है कि इसके लिए एक कंप्लीटली बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊँगा। अदरक वारसी ने दुनिया को बताया है कि उसने कितना बड़ा काम किया है, कितना ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि उसने आर्यन खान की वेब सीरीज बिना स्टोरी सुने ही कर ली थी। अब आप खुद ही बताओ कि अदरक वारसी ने कितना बड़ा काम किया कि जब आर्यन खान ने इसको अपनी वेब सीरीज में काम करने के लिए कहा तो इसने कहा कि मैं कर रहा हूं, और इसने कहा कि मैं कहानी भी नहीं सुनूंगा। नहीं तो भाई साहब ये इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है कि बॉलीवुड में कोई दूसरा इसके सामने कहीं खड़ा ही नहीं होता। अगर इसको कोई 500-600 करोड़ के बजट की फिल्म भी ऑफर करता है तब भी ये कहानी सुनता है। और इतने बड़े सुपरस्टार ने आर्यन की वेब सीरीज बिना कहानी सुने ही कर ली थी। साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए ऐसी बातें करने से पहले। अदरक वारसी साहब, मुझे आप बताइए कि आपके पास क्या चारा है कि अगर शाहरुख खान का बेटा आपको एक फिल्म ऑफर करे या वेब सीरीज ऑफर करे तो आप क्या कह दोगे कि मैं नहीं करूंगा? अरे कोई भूला भटका एक प्रोड्यूसर तो आपके पास आया है काम लेकर, आप उसको मना कर दो कि मैं नहीं करूंगा, इसकी कहानी अच्छी नहीं है। और आपको कैसे पता कि कोई कहानी अच्छी है या नहीं है? अबे भाई साहब, क्यों ड्रामा कर रहे हो? अरे भाई साहब, आर्यन के पैर धोकर पियो आप कि आपको उसने ऑफर कर दी थी अपनी वेब सीरीज, तो आपकी औकात ही नहीं थी ये कहने की कि मैं इस वेब सीरीज को नहीं करूंगा। वो शाहरुख खान का बेटा है और तुम अदरक वारसी हो, तुम्हें अपनी औकात पता है और तुम्हें उसकी भी औकात पता है। बिग बॉस में जो घर वाले हैं वो लड़ रहे हैं सुरसुरी को लेकर। उनमें से किसी भी चूतिया को ये नहीं पता कि सुरसुरी क्या होती है। और जब वीकेंड के वार पर सलमान खान साहब आए
तो उसने भी ये कहा कि आपने सुरसुरी क्यों कहा, आपने सुरसुरी क्यों कहा, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि सुरसुरी होती क्या है। भाई मुंबई में एक आदमी पला बढ़ा है तो उसको कैसे पता कि सुरसुरी होती क्या है। एक्चुअली अब तो गांव में भी सुरसुरी नहीं होती, लेकिन पुराने वक्त में घर मिट्टी के बने होते थे और बरसात के मौसम में उन मिट्टी के घरों में सीलन आ जाती थी। घरों में एक कोठी हुआ करती थी जिसमें गेहूं भर के रखा जाता था, चावल भर के रखे जाते थे, आटा रखा जाता था। तो उस गीलन की वजह से गेहूं में, चावल में, आटे में सुरसुरी लग जाती थी और सुरसुरी लगने के बाद चावल को या दाल को या गेहूं को दोबारा से छानना पड़ता था ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी 100% ठीक नहीं होता था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से दीमक जैसी चीज है। अब कोनिका जी उम्रदराज औरत है, जाहिर सी बात है उन्होंने बचपन में कहीं सुरसुरी सुना होगा और उनके मुंह से बिग बॉस में सुरसुरी निकल गया। बस सभी ने उस सुरसुरी को पकड़ लिया और उनको लगा कि यार ये तो बहुत ही गंदा वर्ड है, ये तो पता नहीं क्या है, और उसी पर सबने कहानी बनानी शुरू कर दी बिना जाने के सुरसुरी होती क्या है। ऐसे चूतिया हैं ये लोग। 2 अक्टूबर को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कंतारा 2 और सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। हालांकि कंतारा 2 को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, ये ओरिजिनल हिंदी फिल्म नहीं है, ये ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने हिंदी में अच्छा बिजनेस किया है। ट्यूसडे का बिजनेस मिलाकर इस फिल्म ने तकरीबन 90 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनको हिंदी बेल्ट से कम 60 CR मिलेगा। इस फिल्म ने जितना बिजनेस हिंदी में किया है उतना ही तकरीबन कन्नड़ा में किया है और कन्नड़ा से मिलेगा निर्माताओं को तकरीबन 75 CR। डिजिटल राइट्स भी इस फिल्म के अच्छी प्राइस में बिके हैं। इसका मतलब यह है कि ये फिल्म हिट हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म ने मलयालम में बिजनेस नहीं किया, तेलुगु में बिजनेस नहीं किया, तमिल में बिजनेस नहीं किया। इन तीनों ही भाषाओं में ये फिल्म डिसास्टर हो गई है, लेकिन इस फिल्म ने हिंदी में कमाल का बिजनेस किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हिंदी बेल्ट के दर्शक हैं आज उनको ये लगता है कि अगर कोई भी साउथ की फिल्म है तो वो कमाल की फिल्म है और कोई भी बॉलीवुड की फिल्म है तो वो बिल्कुल बकवास फिल्म है, उसको नहीं देखना है। आप अंदाजा लगाइए कि साउथ की कन्नड़ा भाषा की एक फिल्म ने साउथ में ही बिजनेस नहीं किया, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम में ही बिजनेस नहीं किया, लेकिन उस फिल्म ने हिंदी में कमाल का बिजनेस किया है। और जो इस फिल्म का हीरो है माशाल्लाह से उसकी इतनी जबरदस्त हाइट है, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है, ऐसा जबरदस्त फेस है कि भाई साहब मैं उसको 5 मिनट भी नहीं देख सकता। लेकिन हिंदी दर्शकों को मैं गालियां नहीं दूंगा, हिंदी दर्शकों की गलती कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड वालों ने हिंदी दर्शकों को यह यकीन दिला दिया है कि हम एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकते, सिर्फ साउथ वाले ही अच्छी फिल्म बना सकते हैं। यही वजह है कि आज हिंदी दर्शकों को बॉलीवुड की फिल्म देखनी ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ साउथ की फिल्म देखनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सामने बॉलीवुड कहीं भी नहीं टिकता है। मैं अभी भी बॉलीवुड के एक्टरों से कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए, नहीं सुधरोगे तो सबके सब सड़क पे आ जाओगे, नंगे हो जाओगे, आपकी फिल्म कोई नहीं देखेगा। वरुण की फिल्म सन्नी संस्कारी तुलसी कुमारी ने वीकेंड में यानी कि 4 दिन में अच्छा बिजनेस किया है, तकरीबन 30 करोड़ रुपए का। मंडे से इस फिल्म को प्रमोशन के साथ दिखाया जा रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि निर्माता को मंडे से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अरबाज का डिवोर्स हो गया था मलाइका अरोरा से, और यही वजह है कि अरबाज खान ने कुछ वक्त पहले शादी की थी शूरा से। अब शूरा ने एक बेटी को जन्म दिया है और अरबाज खान फिर से फादर बन गया है। अरबाज खान को मलाइका अरोरा से एक बेटा है और अब एक बेटी हो गई है, यानी कि फैमिली कंप्लीट हो गई है। भैंसे डायरेक्टर मिलाप जवेरी की एक फिल्म आ रही है, एक चूतिया की दीवानियत। ये फिल्म एक यंग लव स्टोरी है और इसका ट्रेलर आज ही रिलीज किया गया है। ट्रेलर चालू होता है और एंट्री होती है 37 साल की बुढ़िया सोनम बाजवा की, और फौरन ही डायलॉग्स बोलते हुए हीरो की एंट्री होती है। ये हीरो है हर्षवर्धन राणे, जो 42 साल का बुढ़ा है। बुढ़ा हीरो बुढ़िया हीरोइन से कहता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, ये मेरी दीवानियत है, तू ना मिली तो मर जाऊंगा। ऐसी हरकतें पता है कौन करता है? ऐसी हरकतें तब होती है जब आपकी उम्र होती है 18-20 साल। ऐसा प्यार उस वक्त होता है जैसे ही आदमी मैच्योर होता है, यानी कि 30 क्रॉस करता है, उस आदमी को पता चल जाता है कि असली जिंदगी क्या है। और लड़कियां तो बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं, उनको इस तरह का प्यार होता है 20 साल से कम की उम्र में।
20 साल जैसे ही क्रॉस करती है लड़की, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये जो प्यार व्यार है ये सब बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन इस भैंसे डायरेक्टर को लगता है कि 37 साल की उम्र में एक बूढ़ी औरत को ऐसा प्यार हो सकता है, 42 साल की उम्र में एक बूढ़े लड़के को इस तरह का प्यार हो सकता है। अरे भाई ठीक है, अगर आपको इन दोनों की ही लव स्टोरी कहनी है तो फिर आप इनकी उम्र बताइए। आप कहिए कि भाई एक लड़की है जो 37 साल की हो गई है, अब तक उसे प्यार नहीं हुआ है, उसकी शादी नहीं हुई है। एक बुढ़ा लड़का है जिसकी उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन अब तक उसको किसी से प्यार नहीं हुआ, यही वजह है कि उसकी शादी नहीं हुई। आप एक 37 साल की लड़की और 42 साल के लड़के को एक ऐसी लव स्टोरी में कैसे ले सकते हैं जो 18-20 साल की उम्र की लड़के लड़के की कहानी है। और ये तो मैं आपको अपने पहले एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक वक्त था जब सोनम बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन इस मैडम ने इतनी सर्जरी करा ली है, इतनी सर्जरी करा ली है भाई साहब, कि इसका फेस ऐसा हो गया है कि उस फेस पर देखा ही नहीं जाता। बस अब आगे ट्रेलर में ये हो रहा है कि लड़की कहीं जा रही है, लड़का यहां से देख रहा है, लड़का वहां से देख रहा है, लड़की यहां से गुजर रही है, लड़का वहां से देख रहा है। और अब बुढ़िया बूढ़े हीरो से बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक औरत है। आज तक तुझे जो लड़कियां मिली होंगी वो अलग तरह की होंगी, लेकिन ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, तुझे सबक सिखा के रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये बुढ़िया इस बूढ़े से प्यार नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बूढ़ा बूढ़ी के प्यार में पागल है और ये इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी इंडियन कहानी नहीं है, इस कहानी को चुराया गया है किसी कोरियन फिल्म से। अब इसके आगे हीरो चिल्लाना शुरू करता है फालतू में, जबरदस्ती, कहीं कह रहा है कि मेरी बीवी है वो, हालांकि बुढ़िया उसको कह रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन बूढ़ा इसके बावजूद भी पागल है और वो कह रहा है कि नहीं मेरी शादी उसी से होगी, वही मेरी होने वाली बीवी है। पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जो पाकिस्तान से कॉपी किया गया है, धुन भी वही है, अल्फाज भी वही है, सब कुछ वही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भैंसा मिलाप जवेरी डायरेक्टर है ये कितना कमाल का डायरेक्टर है कि ये एक ओरिजिनल गाना भी नहीं बना सकता, उसको भी कॉपी करना पड़ा। और अब दशहरा हो रहा है, पीछे रावण जल रहा है और हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं एक ऐसा रावण हूं जो सीता को वापसी उसके घर छोड़कर आऊंगा। अगर आपको याद हो तो भैंसे मिलाप की एक और फिल्म आई थी जिसमें रितेश बोना बना था, उसमें भी रावण जलता है, यानी कि इसको रावण जलाने का बहुत शौक है। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसकी फिल्म में रावण जल गया तो समझ लो इसकी फिल्म हिट हो गई। कैसे कैसे चूतिया फिल्म बना रहे हैं आज के वक्त में। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेलर है ये एक नंबर का घटिया है, वाहियात है। इस ट्रेलर को देखकर ही आप कह सकते हो कि आपको ये फिल्म नहीं देखनी है और इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें यंग लड़का होना चाहिए, यंग लड़की होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो औरत है और मर्द है दोनों के चेहरों से ही दिख रहा है कि ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे में लव स्टोरी फिल्म कर रहे हैं। बूढ़े हर्षवर्धन को बुढ़ापे में ऐसा यकीन हो चला है कि जो दर्शक हैं वो उसको एक 18-20 साल के लड़के के रोल में देखना पसंद करते हैं। उसका ये यकीन है कि वो बहुत ही यंग दिखता है, आहान पांडे से भी यंग दिखता है। भाई अरे तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ यार, आहान पांडे तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई साहब, मतलब जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है वो भी अकल से पैदल है, जो एक्टर है वो भी अकल से पैदल है, जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो भी टोटली अकल से पैदल हैं। तो इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब के सब कोई 8वीं पढ़ा हुआ है, कोई 9वीं पढ़ा हुआ है, कोई 10वीं पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर किसी ने भी पढ़ाई की नहीं है, कुछ गिने चुने लड़कों को छोड़कर, जैसे कि रितेश। तो अक्षय कुमार कहीं एक फंक्शन में गया था और वहां इस भाई को साइबर क्राइम के बारे में बोलना था। जाहिर सी बात है, अनपढ़ है, एजुकेशन तो है नहीं, तो ज्यादा तो कुछ पता है नहीं। तो पहले तो इस भाई ने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। अरे भाई, जब आपसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही है तो आप इंग्लिश में क्यों बोलना चाहते हो? हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी हिंदी भाषा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इतनी गई गुजरी है कि उसको आप कहीं अच्छी जगह बोल ही नहीं सकते? और इसके बाद इस भाई ने बताना शुरू किया कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, किसी ने इसकी बेटी के साथ कैसे बदतमीजी की थी, कैसे उससे न्यूड फोटोज मांगे थे। And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife.
And this is how everything begins. आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक बाप नेशनल मीडिया के सामने अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। इस भाई की बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई और आप यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी बेटी के बारे में ऐसी बात यहां कैसे हो सकती है, लेकिन फादर खुद ही कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब क्या जरूरत थी इस आदमी को अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की दुनिया के सामने। मुझे पूरी दुनिया से कोई एक आदमी इस बात का लॉजिक बता दे कि अक्की ने अपनी बेटी के बारे में दुनिया के सामने ऐसी बातें करके क्या साबित कर दिया है। तो हकीकत यह है कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत थी और अक्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपनी ही बेटी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। हर साल लिस्ट आती ही रहती है कि किस एक्टर के पास कितने पैसे हैं, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बिलियनर बन गया, कौन मिलियनर बन गया। इस साल की अमीरों की लिस्ट आ गई है और उसमें बॉलीवुड के 3 लोग आए हैं जो बिलियनर हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, SRK और निर्माता आनंद पंडित। ये तीनों ही बिलियनर बन गए हैं। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की सगाई हो गई है रोहन ठक्कर के साथ। मेरी इन दोनों को शुभकामनाएं। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अंशुला एक बहुत अच्छी लड़की है और मोना जी जो अर्जुन की और अंशुला की माँ थी वो एक बहुत अच्छी औरत थी और वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। आज मोना जी जहाँ भी होंगी वो देख रही होंगी और बहुत खुश होंगी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस किसी के भी पास बॉलीवुड में काम नहीं है उसको काम मिल गया है यूट्यूब चैनल चलाने का, पॉडकास्ट करने का। तो परिणीति चोपड़ा के पास भी आज की तारीख में कोई काम नहीं है तो उस बेचारी ने भी पॉडकास्ट चालू किया है। मतलब आने वाले वक्त में कम से कम हजारों बॉलीवुड वाले ऐसे होंगे जो पॉडकास्ट कर रहे होंगे, पॉडकास्ट करके अपना घर चला रहे होंगे। हालांकि परिणीति चोपड़ा का पति एक नेता है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसको पैसों की जरूरत नहीं है। परिणीति को अपना घर नहीं चलाना है पॉडकास्ट से कमाई करके, लेकिन न्यूज में तो रहना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई उसको मरते दम तक हीरोइन ही रहना है। वो ये सोच ही नहीं सकती, ये कबूल ही नहीं कर सकती कि अब उसको कोई नहीं पहचानता और वो हीरोइन नहीं रही। तो हर आदमी बॉलीवुड में डेस्परेट है 2 चीजों के लिए, एक तो न्यूज में बने रहने के लिए और दूसरा पैसे कमाने के लिए। तो अब परिणीति चोपड़ा ने पॉडकास्ट चालू किया है और अपने पहले एपिसोड में अपने पति नेता को ही बुलाया। ठीक उसी तरह जैसे कि पूजा भट्ट ने पॉडकास्ट चालू किया तो अपने पहले एपिसोड में अपने फादर महेश भट्ट को ही बुलाया। ठीक उसी तरह जैसे कि नाव्या नवेली किया करती है और अपने एपिसोड्स में अपनी माँ और अपनी नानी को बुलाया करती है क्योंकि बाहर का कोई आता नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है, ये पॉडकास्ट क्या है भाई। सन्नी पाजी की एक भोजपुरी फिल्म आई थी गदर 2 जो बहुत बड़ी हिट रही थी, हिट नहीं ब्लॉकबस्टर रही थी। और उस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सन्नी पाजी ने मान लिया था कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हूं और लोग उनकी फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसमें झूठ भी नहीं है क्योंकि उसके बाद सन्नी देओल की फिल्म आई जाट और उस फिल्म ने भी बढ़िया बिजनेस किया। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई सिर्फ इस वजह से कि उस फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, लेकिन अगर उस फिल्म का बजट कम होता, अगर सन्नी देओल ने उस फिल्म को 10-15 करोड़ रुपए में किया होता तो वो फिल्म एक हिट फिल्म मानी जाती। तो अब सन्नी पाजी की बहुत सारी फिल्में बन रही है जैसे कि बॉर्डर 2, 1947, लाहौर वगैरह वगैरह, और ये सभी फिल्में 2026 में रिलीज होने वाली हैं। यानी कि सन्नी पाजी की 2026 में कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज होने वाली है। यानी कि सन्नी पाजी का वक्त फिर से आ गया है। ये अलग बात है कि वो फिल्में चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सन्नी पाजी आज के वक्त में एक फिल्म का ले रहे हैं 50 करोड़ रुपए, यानी कि बुढ़ापे में फुल माल छाप रहे हैं दबा के। सही है पाजी, आप छापो, ऐश करो। बॉलीवुड में हर किसी के ऊपर प्रेशर है न्यूज में बने रहने का, तो जाहिर सी बात है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल और अजय देवगन की वाइफ काजोल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये दोनों भी हीरोइन थी कभी भाई साहब, तो उनको हीरोइन बने रहना है मरते दम तक, उनको भी न्यूज में बने रहना है। तो अब इन दोनों का एक शो आ रहा है और इनके शो के एक एपिसोड में आया टिंगो आमिर खान और बुढ़ऊ भाई। शो तो बिल्कुल कचरा था, घटिया था, वाहियात था, लेकिन बुढ़ऊ ने एक बहुत अच्छी बात कही। बुढ़ऊ ने कहा कि देखो पहली बात तो ये कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है।
दूसरी बात बुढ़ऊ ने कहा कि देखो मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है, मुझे सिर्फ 3 एक्सप्रेशन आते हैं, हंस लेता हूं, रो लेता हूं, गुस्सा कर लेता हूं, और इन 3 ही एक्सप्रेशन के साथ सभी फिल्में किया करता हूं। और बुढ़ऊ ने कहा कि ये 3 एक्सप्रेशन तो कोई भी दे सकता है, तो मैं किस्मत वाला था कि मैं हीरो बन गया, लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरी फिल्में चली। और वाकई ही बुढ़ऊ एक वक्त में बहुत बड़ा स्टार था, बुढ़ऊ की फिल्में उस वक्त चलती थी और वाहियात फिल्में भी चला करती थी। लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि बुढ़ऊ को अच्छी तरह पता है कि उसमें हीरो बनने का एक भी गुण नहीं था, इसके बावजूद भी वो हीरो बन गया था। बुढ़ऊ को अच्छी तरह पता है कि उसको एक्टिंग नहीं आती, इसके बावजूद भी वो एक्टर है। बुढ़ऊ को अच्छी तरह पता है कि वो सिर्फ 3 ही एक्सप्रेशन दे सकता है किसी फिल्म को करने के लिए, इससे ज्यादा उसको एक्टिंग नहीं आती। तो मेरे ख्याल में बुढ़ऊ जिंदगी में शायद पहली दफा सच बोला है, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक आदमी सच बोल रहा है, जो हकीकत है उसको कबूल कर रहा है। इसके आगे बस बुढ़ऊ को एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी कि उसका कैरियर समाप्त हो गया है, अब किसी को उसकी फिल्म नहीं देखनी है। ये जो 3 एक्सप्रेशन वो देता है, इन 3 एक्सप्रेशन के साथ फिल्म बनाए, खुद देखे और ऐश करे, बात खत्म, टाटा बाय बाय। डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने अपनी पहली फिल्म वायरफ के साथ ही बनाई थी, यानी कि ये वायरफ का ही डायरेक्टर है। बीच में अली ने कुछ बाहर की फिल्में की थी, लेकिन फाइनली वायरफ में वापसी आ गया है। अब अली एक एक्शन फिल्म बना रहा है जिसमें हीरो होगा आंड पांडे और हीरोइन होगी वायरफ की ही लड़की, जो लड़के जैसी दिखती है, सरवरी वाग। जब मैंने फिल्म सैयारा का रिव्यू किया था, उस रिव्यू में मैंने कहा था कि जो अनीत पादा है वो इतनी नॉर्मल लड़की है कि उसको जिंदगी में अगर आगे कोई फिल्म मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसमें एक्ट्रेस बनने का एक भी गुण नहीं है, ये उसकी किस्मत है कि वो इस फिल्म की हीरोइन है। और मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वायरफ के डायरेक्टर्स हैं वो भी किसी अगली फिल्म में उसको नहीं लेंगे, बाहर के डायरेक्टर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अली ने अनीत पादा को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया, बल्कि सरवरी को किया है। ये इस बात का सबूत है कि जो मैंने कहा था वही सच है, और जो मैं कहता हूं बॉलीवुड में वही होता है। भाई साहब, आर्यन खान की वेब सीरीज ऑफ बॉलीवुड हिट हो चुकी है। जब से ये वेब सीरीज रिलीज हुई है तब से टॉप 5 में ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ने पार्ट 2 के लिए आर्यन को हरी झंडी दे दी है। आर्यन ने पार्ट 2 बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। आर्यन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, तो मेरे ख्याल में 2027 में पार्ट 2 रिलीज होगा, 2026 में तो रिलीज नहीं होगा। एक लड़की आई थी बिग बॉस में, अर्शी खान, आपको याद ही होगा। अब उसने एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया है। उसने बताया है कि ईशान खट्टर पट्टर उसका दोस्त है, लेकिन जो ईशान खट्टर पट्टर है वो गे है, डबल ढोल की है, उसको लड़के भी पसंद हैं, लड़कियां भी पसंद हैं। मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूं कि कौन डबल ढोल की है कौन नहीं है, और आप कहते रहते हो कि यार ये क्या है, आप तो सभी को डबल ढोल की बोलते हो। अरे भाई साहब, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड में 99% डबल ढोल की है। ये डबल ढोलकियों से भरा पड़ा है। ये जो बॉलीवुड है ये नॉर्मल इंसानों की जगह नहीं है, बात को समझो। कोई माल का शौकीन है, कोई डबल ढोलकी है, कोई गे है, नॉर्मल बड़ी मुश्किल से कोई आपको मिलेगा इस बॉलीवुड में। भाई आप खुद ही सोचिए ना कि अगर एक इंसान नॉर्मल है, होशियार है, तो वो पढ़ा लिखा होगा, और अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो बॉलीवुड में क्यों आएगा? जलील होने के लिए? आप मुझे बताओ। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डबल ढोल की बेशरम लोग ही फिट होते हैं। एक इन्फ्लुएंसर है अरमान मलिक, शादियां करता ही रहता है। पहले इसने एक शादी की, फिर दूसरी की, अब तीसरी शादी कर ली है। मेरी समझ में बात नहीं आती कि जो इसकी पहली 2 पत्नियां हैं उनको तीसरी शादी के लिए कोई भी ऐतराज क्यों नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़कियां हैं ये जिंदगी में डेस्परेट हैं। ये वो लड़कियां हैं जो न्यूज़ में बनी रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इनको इज्जत नाम की चीज़ का बिल्कुल अता पता नहीं है। इनका इज्जत नाम अल्फाज से कोई लेना देना नहीं है। आप यकीन मानिए, इन तीनों लड़कियों को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं कर रही हैं बल्कि सभी लड़कियों की बेइज्जती कर रही हैं। आज की तारीख में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी एक्टर कर रहे हैं बॉलीवुड में वो ठीक नहीं कर रहे हैं।
जो एक्टर्स हैं वो निर्माताओं को जबरदस्ती हैरेस कर रहे हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो निर्माताओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले भी करण जौहर बहुत कुछ कह चुका है, लेकिन अब करण जौहर ने कहा है कि मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि भाई मेकअप मैन का काम करो, हेयर ड्रेसर का काम करो। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में एक्टर के मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर निर्माताओं से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। यानी कि करण जौहर का ये तंज है बॉलीवुड पे और एक्टरों पे। वो एक्टरों को बताना चाह रहे हो कि आप निर्माताओं को जबरदस्ती हैरेस कर रहे हो, ऐसा ना करो। जो बिग बॉस के घर में एक कॉमेडियन है, मेरे हिसाब से तो एक कॉमेडियन है नहीं। आज तक मैंने इसके मुंह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिस पर मुझे हंसी आई हो, लेकिन ये अपने आप को कॉमेडियन कहता है। इसका नाम है प्रणीत। और मैं आपको ये बता दूं कि इसने घर में आने से पहले सलमान खान के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। जरा आप देखिए कितनी गंदी गंदी बातें इसने सलमान के बारे में कही थी। ये उसने पहले ही कांड किया था, बहुत कांड किया उसने। बीच में वो स्नेक पॉइजन के तस्करी में उसका नाम आया था और मैं ऐसा, तो कौन है भाई ये बंदा, कहां से सीख क्या रहा है ये सब। फिर मैंने देखा कि वो बिग बॉस OTT का विनर था और मैं ऐसा था कि ऑब्वियसली जो सलमान के घर में 2 महीने रहा है वो लोगों को मारना, जानवरों के साथ गलत करना, ये चीजें तो कर ही सकता है। तो यानी कि परनीत ने सलमान को गालियां दी थी तो बिग बॉस में आ गया। इससे पहले विश यादव यानी कि एलविश यादव ने सलमान को भर भर कर गालियां दी थी, वो भी बिग बॉस में आया था। इससे पहले एक और लड़के ने सलमान को भर भर कर गालियां दी थी। आजकल वो बिग बॉस जैसा अपना शो कर रहा है, उसका होस्ट बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि यह साबित होता है कि जो भी सल्लू को गालियां देता है उसको फौरन ही कोई ना कोई शो मिल जाता है, खासकर जल्दी से जल्दी उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है। अब अनुराग कश्यप का भाई डेली पॉडकास्ट कर रहा है, वो भी सल्लू को भर भर कर गालियां दे रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसको भी कोई शो मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि जिसको भी फेमस होना है वो भर भर कर सल्लू को गालियां देगा और गालियां देने के बाद उसको बिग बॉस में बुला लिया जाएगा। बढ़िया है सल्लू भाई, आप होस्ट करते रहो, आप हंसते रहो गालियां खा के, ठीक है, बढ़िया है, आपकी मर्जी, हमारा क्या जा रहा है भाई साहब। कसम रावण की क्रिकेटर शिखर धवन ने एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया है। अगर आपको याद हो तो शिखर धवन ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी की थी जिसके पहले भी बच्चे थे। शिखर धवन से उसको एक बेटा हुआ था, कुछ दिनों के बाद डिवोर्स हो गया था। वो अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। अब शिखर धवन ने बहुत ही दुखी होते हुए कहा है कि मेरे बेटे ने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। जो मेरी बेटियां हैं, यानी कि उस औरत की जो बेटियां हैं, वो मुझे फादर कहती ही नहीं है। तो भाई साहब इसमें बहुत अजीब चीज क्या हो गई है भाई, यही होना था। मतलब जब आप एक ऐसी औरत से शादी कर रहे थे जिसकी बेटियां हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हो, और वो भी एक ऑस्ट्रेलियन औरत से शादी कर रहे थे। अरे भाई साहब, आपको दिल्ली की गंदगी में रहने की आदत है, आप दिल्ली की गंदगी में रह सकते हो, वो ऑस्ट्रेलिया की है, उसको शौक नहीं है कि वो दिल्ली में तुम्हारे लिए गंदगी में रहेगी। वो औरत ऐसी जगह जिंदगी भर नहीं रह सकती जहां पर जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना सही, लेकिन इतना दिमाग तो होना चाहिए कि भाई आप एक ऑस्ट्रेलियन औरत से शादी करके उसको दिल्ली में कैसे रखोगे। तो भाई साहब गलती आपकी थी, भुगतान भी आपको ही करना होगा। आपके पड़ोसी तो इस बात का भुगतान नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।